सो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक नली की फॉर्म में होता है, एक हॉलो पाइप की फॉर्म में होता है, और इस हॉलो पाइप या नली को हम लोग नाम देते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये एक लॉन्ग ट्यूब की तरह है, और इसी लॉन्ग ट्यूब में अलग अलग रीजन बनते जाते हैं। कहीं से ये मोटी होती जाती है, स्टमक बन जाता है, उसमें एसिड आ जाता है, कहीं से ये बिल्कुल पतली हो जाती है और एक्सटेंसिव कॉइलिंग के साथ हमारी बॉडी में फिट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है। तो अलग अलग रीजन की वजह से अलग अलग ऑर्गेन्स एलिमेंट्री कैनाल में बनते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमंस की स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है ये एनस पर। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे इसमें अलग अलग रीजन्स बनते हैं, कैसे अलग अलग एंजाइम अलग अलग जगह पर आते हैं जिससे कि डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये 3D डायग्राम हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए माउथ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं माउथ के थ्रू खाते हैं। माउथ का एक और नाम होता है, इसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये माउथ या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं जो कि डाइजेशन स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले आते हैं टीथ, दूसरे नंबर पे होती है टंग, और तीसरे नंबर पे होता है सलाइवा। तो टीथ, टंग, सलाइवा किस टाइप से करते हैं काम, बात करते हैं उसके बारे में। तो ह्यूमंस के पास 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो कि फूड को बाइट करने के, च्यू करने के, क्रश करने के काम आते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो दांत जो है, टीथ जो है, उसको क्रश कर देते हैं, फूड को च्यू कर देते हैं, टीयर करने के भी काम आते हैं, राइट। तो टीथ के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और एक होती है टंग। टंग क्या करती है, जब टीथ चबा रहे होते हैं फूड को तो टंग उसे अच्छे से मिक्स करती रहती है, और जो चबा हुआ या फिर जो च्यूड फूड है उसके अंदर सलाइवा डालती रहती है, मिक्स करती रहती है, अच्छे से डालती तो नहीं पर अच्छे से मिक्स करती रहती है। तो होता क्या है भाई, टंग जो है इट मिक्सेस फूड, राइट। टीथ जो है इट बाइट, च्यू। च्यू यहाँ पर मेन फंक्शन लिख देते हैं, वैसे तो बाइट के भी, च्यू के भी, कट के भी, टीयर के भी, सब चीज़ों के काम आता है टीथ। अब ये जो है सलाइवा, जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं ना, तो खाना क्या करता है, खाना हमारे मुंह में खाने से पहले थोड़ा सा पानी आ जाता है। वी से आवर माउथ इज़ वाटरिंग, राइट। जब भी कुछ अच्छा देखते हैं खाने का तो एक्चुअल में जो माउथ के अंदर वाटर आता है वो जस्ट वाटर नहीं है, वो सलाइवा होता है। और सलाइवा क्या होता है, सलाइवा के अंदर वाटर बेस होता है और उसके साथ में बहुत सारा सलाइवरी एमाइलेज होता है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज जब हम लोग खाना खाते हैं ना उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्ब्स, या फिर कह देते हैं इसका स्टार्च होता है, और स्टार्च के ब्रेक डाउन में ये हेल्प करता है। उसका ब्रेक डाउन माउथ से ही स्टार्ट करवा देता है सलाइवरी एमाइलेज। और ये जो सलाइवा है, क्योंकि ये वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है, राइट, तो ये कॉन्स्टेंटली फूड जो हम लोग खाते हैं उसको वेट करता रहता है, गीला करता रहता है। क्यों भाई, फूड को वेट करने की क्या ज़रूरत है, फूड को वेट करने की इसलिए ज़रूरत है कि आप लोग जो अतरंगी टाइप का खाना खाते हो वो सारा खाना इसी सेम एलिमेंट्री कैनाल में से पास होना है, और जब वो इसी एलिमेंट्री कैनाल में से पास होना है देन वी हैव टू मेक श्योर कि बार बार खाना खाने की वजह से, बार बार खाना अंदर जाने की वजह से रगड़ खाकर एलिमेंट्री कैनाल उस खाने के साथ रगड़ खाकर डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसको मॉइस्ट करना, सॉफ्ट करना खाने को ज़रूरी होता है। तो ये काम ये कर देता है मॉइस्ट करने का, और टंग क्या करती है, सलाइवा को खाने के साथ अच्छे से मिला देती है। ह्यूमंस के पास सलाइवा के लिए 3 ग्लैंड्स, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। एक तो जस्ट यहाँ जॉ के थोड़ा सा इस तरफ और कान के जस्ट आगे, एयर के जस्ट आगे यहाँ पर सिचुएटेड होती है। एक पेयर होता है टंग के नीचे की साइड, एक पेयर होता है यहाँ पर। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है, मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ जो कि मेन ऑर्गन को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो माउथ के बाद वैसे तो फूड एक चैम्बर में जाता है जहाँ पर से एयर और फूड दोनों गुजरते हैं। उस चैम्बर का नाम देते हैं फेरिंक्स। और ये जो फेरिंक्स पार्ट है ये हम लोग रेस्पिरेशन में फेरिंक्स लैरिंक्स में
स्टडी करेंगे। तो फेरिंक्स से होता हुआ खाना यहाँ पर जाएगा ईसोफेगस में। अब ये ईसोफेगस या एसोफेगस भी बोल देते हैं कई बार, या ऑइसोफेगस भी बोल देते हैं कई लोग, जो कि गलत है। तो ये ईसोफेगस जो है ये करता क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, और ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है ना, ये इस टाइप से खाने को अंदर की तरफ खींचती जाती है, नीचे की तरफ स्टमक की साइड खींचती जाती है। और ये जो ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है ना, जो खाने को नीचे की तरफ भेजती है, उस मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस क्या करता है, खाने को यहाँ से नीचे की तरफ खींचता है। तो अगर गलती से आप लेट कर खाना खा रहे हो या सर के बल होकर भी खाना खा रहे हो, तब भी खाना स्टमक में जाएगा ही। ये मेक श्योर करने के लिए ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस या एसोफेगस करता है। तो लॉन्ग नली है, लॉन्ग कैनाल, लॉन्ग ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, और कहाँ एंड होता है, ये स्टमक में एंड होता है, स्टमक के अंदर खुलता है। तो स्टमक जो है नेक्स्ट ऑर्गन हो गया। ठीक है, स्टमक क्या होता है, स्टमक बेसिकली एक जे शेप का ऑर्गन है, और थैले के जैसा होता है ये स्टमक। और स्टमक के अंदर भी 3 मेन चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जब एसोफेगस से या ईसोफेगस से स्टमक में जब खाना जाता है ना, तो होता क्या है, यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं जिनका कि नाम देते हैं स्फिंक्टर मसल्स। अब ये स्फिंक्टर मसल्स करती क्या हैं, सर्कुलर शेप होती है और एक होल के ऊपर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, होल बनाती हैं ये, और उस होल को ये स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करती हैं। तो जब ये पतली सी ट्यूब एसोफेगस में से खाना जाता है ना स्टमक के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा करके इस टाइप से ये जो सर्कुलर मसल्स हैं उसकी एंट्री स्टमक में करवाती हैं, और इनकी वजह से यूनिडायरेक्शनल एक तो फ्लो रहेगा खाने का। ठीक है, खाना हम लोग जो खाएंगे पहले स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बिकॉज ऑफ दीज स्फिंक्टर मसल्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाने को भेजती हैं। और दूसरा, ये एंट्री और एग्जिट भी कंट्रोल करती हैं खाने की। और ये 2-3 जगह पर और भी आपको देखने को मिलेंगी, सारी तो नहीं बता रखी आपको। तो स्टमक में मैंने बताया 3 मेन चीज़ होती हैं। पहला होता है HCl, दूसरे नंबर पर आता है क्या, दूसरे नंबर पर आता है पेप्सिन, और तीसरे नंबर पर आता है म्यूकस। तो इनका फंक्शन क्या क्या है देख लेते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक टाइप का एसिड है। तो एसिड क्या करता है, अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है चीज़ों को, जला देता है चीज़ों को, राइट। और यहाँ पर HCl क्या करता है, जो आप लोग खाना खाते हैं ना, चाहे घर पर खाएं और कई बार बाहर खा लेते हैं, रोड साइड पर वो चाट पकौड़ी खा लेते हैं, ठीक है, गोलगप्पे खाते हैं, तो होता क्या है कि वो जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते ही हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि खाना जो है वो गर्म खाओ, ताज़ा खाओ, क्योंकि जितना देर रखा रहेगा उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आते रहेंगे। तो जब वो खाना हम लोग खाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें काफ़ी सारे। तो ये HCl क्या करता है, स्टमक के एनवायरनमेंट को काफ़ी एसिडिक बना देता है। इनफैक्ट स्टमक जो होता है ना, इसका जो pH होता है इसका अराउंड 1 to 2, और ये हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है। और इसके अंदर HCl सबसे पहला काम करता है, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हो गया इसका पहला काम। अच्छा, दूसरा काम क्या करता है, क्योंकि HCl जो है एक एसिड है, तो एसिड क्या काम करता है, चीज़ों को ब्रेक डाउन कराता है, गला देता है फूड को अच्छी तरह। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी करवाता है, ठीक है जी। और एक और काम करता है HCl कि खाने को जब ये एसिडिक बनाता है ना, देन इट बेसिकली एक्टिवेट्स द पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये वाला, ये बेसिकली एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाएं। तो एक नंबर तो ये हो गया, स्टमक के अंदर जो चीज़ मिलती है। दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, दूसरे नंबर पर है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या फंक्शन है भाई, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है
ब्रेक डाउन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में आकर स्टार्ट होता है पेप्सिन के साथ। ठीक है, और ये पेप्सिन तभी वर्क करता है जबकि एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, क्योंकि देखो एंजाइम जो होते हैं बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं। बहुत ही छोटी सी रेंज होती है, उसी टेम्परेचर और पीएच की रेंज में ये काम करते हैं, और ये पेप्सिन जो काम करता है एसिडिक पीएच में काम करता है। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl का होना ज़रूरी होता है। अब तीसरी जो चीज़ मिलती है स्टमक के अंदर वो होता है म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या काम कर देता है भाई स्टमक के अंदर? तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है, HCl उस खाने को बहुत ज़्यादा स्टमक में पहुंचने पर एसिडिक कर रहा है, तो उस एसिडिटी से स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको बचाने के लिए म्यूकस लगातार स्टमक में सिक्रीट होता रहता है। तो अगर मैं इस बोर्ड पर लिखना चाह रहा हूँ कुछ, और पीछे से यहाँ इस बोर्ड पर पानी आता जा रहा है, टपकता जा रहा है, तो बारिश हो रही है मतलब, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इस बोर्ड पर आसानी से लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो सिक्रीशन आ रहा है, जो लगातार वाटर इसके ऊपर बह रहा है, वो इसकी या मार्कर की इंक से इस बोर्ड को प्रोटेक्ट कर देगा। कुछ इसी टाइप का फंक्शन होता है म्यूकस का। तो म्यूकस क्या करता है, इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल या फिर प्रोटेक्ट्स स्टमक, और ये किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है HCl से। ठीक है जी, तो यहाँ तक खाना स्टमक में पहुँच गया। सो इससे पहले कि हम लोग एक्सटेंसिव कॉइलिंग वाले स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं दो बड़े ऑर्गन के बारे में। एक तो जिनमें से है भाई लिवर। लिवर क्या करता है? लिवर बाइल सॉल्ट बनाता है। तो ये बाइल सॉल्ट या फिर बाइल करता क्या है और कहाँ पर स्टोर होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाइल जो स्टोर होता है वो होता है लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बैग टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर बाइल जो लिवर बनाता है उसको ये स्टोर करके रखता है। और बाइल डक्ट होता है, एक छोटा सा पाइप टाइप का स्ट्रक्चर, उससे ये बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। अब ये बाइल काम क्या करता है? बाइल बेसिकली एक बहुत ही एल्केलाइन टाइप का सिक्रीशन है, और ये बाइल सॉल्ट या बाइल जो खाना अभी तक स्टमक से होकर आया है ना, तो स्टमक से होकर जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो बहुत ही एसिडिक होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने पर उसमें कुछ एंजाइम मिलाने पड़ेंगे जो कि एसिडिटी में या फिर एसिडिक नेचर में, एसिडिक पीएच में काम नहीं करते हैं। और दूसरा, खाने को बनाना पड़ता है हमें बेसिक, क्योंकि फैट उसके अंदर होते हैं, फैट को इमल्सिफाई करना होता है। तो ये लिवर क्या करता है, बाइल सॉल्ट जब डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो खाना आया है ना स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस खाने में ये एल्केलाइन या बेसिक सॉल्यूशन मिलाकर उसको बेसिक कर देता है। और एक और ऑर्गन है यहाँ पर स्टमक के जो थोड़ा सा पीछे छुपा हुआ है, उसका नाम होता है पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज क्या काम करता है? पैनक्रियाज दो एंजाइम बनाता है, एक तो उसका नाम होता है ट्रिप्सिन। अब देखो नाम इसका ट्रिप्सिन पेप्सिन से मिलता जुलता है, राइट। तो ये वाला एंजाइम भी प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। और दूसरा एंजाइम होता है लाइपेज, और लाइपेज क्या काम करता है? ये फैट डाइजेशन करने में काम करता है, फैट को डिसोसिएट करता है। ये किसके अंदर, क्या कहते हैं, ग्लिसराइड्स के अंदर, ठीक है। तो इस लाइपेज के काम करने के लिए, क्योंकि ये लाइपेज तभी काम करेगा जबकि एनवायरनमेंट बेसिक होगा। और दूसरा क्या होता है, जब स्टमक से खाना आता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ी बड़ी ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, बड़ी बड़ी बूंदों की फॉर्म में, ऐसा कह सकते हैं, होते हैं। तो अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा एक अगर छोटी सी डिब्बी लो, टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर वाटर लो, और उस वाटर या पानी के अंदर आप फैट या ऑयल डालो और ऐसे शेक करो, तो पहले तो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, बड़ी बड़ी बूंदें सी बन जाएंगी फैट की। और अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर, उस वाटर और ऑयल के अंदर अगर आप थोड़ा सा वहाँ पर सोप मिला दो, तो क्या होता है,
वो इमल्सिफाई हो जाता है और बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको कहते हैं एमल्सिफिकेशन। तो ये जो बाइल है ना, बाइल बेसिकली फैट्स को एमल्सिफाई करवाता है, बड़ी बड़ी जो बूंदें वहाँ पर दिखती हैं ना उसको छोटा करता है, और ये जब छोटी हो जाती हैं बूंदें तो लाइपेज जो कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वहाँ पर वर्क अच्छे से कर पाता है। तो ये कहानी है इसकी। तो ये दोनों लिवर और पैनक्रियाज, लिवर तो बाइल डक्ट से और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपने अपने सिक्रीशन, अपने अपने एंजाइम्स जो है वहाँ पर भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो भाई खाना यहाँ से स्टमक से कहाँ गया? स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंप्लीट डाइजेशन करवाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना, जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना तो ये स्फिंक्टर मसल्स जो थी वो यहाँ पर भी होती हैं, ये खाने को थोड़ा थोड़ा करके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगी। ठीक है जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे मैंने बताया कंप्लीट डाइजेशन करवाता है। तो क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, कार्ब्स को कन्वर्ट करवाता है शुगर या फिर ग्लूकोज के अंदर, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर? एमिनो एसिड्स के अंदर या पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड वगैरह के अंदर। और जो फैट होते हैं, फैट का यहाँ पर कन्वर्जन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके अंदर? ग्लिसराइड्स के अंदर। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, पर हमारी बॉडी जो है इस फॉर्म में उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो उसको सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी उसे खाने को या न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सके। और ऐसा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। डाइजेशन तो यहाँ से माउथ से स्टार्ट हो गया था, पर कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा नहीं है कि बस ये लिवर और पैनक्रिया के ही सिक्रीशंस जाएंगे, उसके अंदर अपने भी इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो कि इस कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल जूसेस भी होते हैं और उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और जो चीज़ होती है वो होती है विली या विलाई। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस टाइप से होती है और क्या होती है, ये जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि ये फिंगर टाइप के प्रोजेक्शंस हैं। तो होता क्या है कि अगर ये बिल्कुल इस टाइप की सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो एब्जॉर्प्शन, अगर ये इनसाइड वॉल है इंटेस्टाइन की तो इसके थ्रू, प्लेन सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस टाइप के फिंगर टाइप के प्रोजेक्शंस होंगे तो देखो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए जो फूड अभी यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ है ना उसे एब्जॉर्ब करके आगे भी भेजना है, तो वहाँ पर इस फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर इसी टाइप से होंगे, अगर इनको भी हर एक स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखा जाए तो विली के अंदर इस टाइप से और भी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि अपन लोग नाम दे देते हैं माइक्रो विली का। तो देखो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो कई फोल्ड सरफेस एरिया, कई गुना सरफेस एरिया इससे विली से हो जाता है। और विली के अंदर की साइड क्या होती हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं? ब्लड वेसल्स करती हैं जो खाना अभी हमने डाइजेस्ट करा है ना उसको एब्जॉर्ब, और उसको लेकर ये डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाती हैं बॉडी के। ठीक है। तो विली ये काम कर देता है, विली और माइक्रोविली। अब खाना जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, इसके बाद आगे जाएगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पर रह गई है वो ये रह गई है कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि होती तो ये काफ़ी लंबी है और एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के ये फिट होती है यहाँ इस पार्ट के अंदर बॉडी के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इसलिए होती है क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो छोटा होता है, होती है लंबी है काफ़ी, पर डायमीटर छोटा होने की वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग कार्निवोरस होते तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती, क्योंकि मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में,
ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये तो उल्टी बात हो गई कि मीट जल्दी डाइजेस्ट होता है, बट बॉडी के अंदर मीट जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, फ्लैश जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसीलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है छोटी होती है, और जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें ये लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेलुलोज वगैरह है और या जो घास फूस खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, उनकी क्या होती है, इंटेस्टाइन्स लंबी हो जाती है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है जी। अब यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ गया, अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ गया, फूड तो उसे नहीं कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी विली स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये विली स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, ये जो, क्योंकि यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल गया है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, वो अभी बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में है। ठीक है, तो उसे होल्ड करके रखना और टाइमली पास आउट करना या टाइमली निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन के विली जो होते हैं उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर डालते हैं, और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर डालते हैं ना उसके अंदर से, तो उस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल आ जाता है स्टूल की फॉर्म में, जिससे हम लोग उसे बाहर ईजिली निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू, ये रहा लास्ट पार्ट, एनस स्फिंक्टर मसल्स होती हैं यहाँ पर भी, जो कि फूड की एग्जिट को कंट्रोल करती हैं, नॉट फूड, अनडाइजेस्टेड मटेरियल के एग्जिट को यहाँ पर कंट्रोल करती हैं। तो जैसे यहाँ पर थी ना स्फिंक्टर मसल्स, यहाँ पर थी ईसोफेगस या एसोफेगस और स्टमक के बीच में, यहाँ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस होता है, जो कि यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकालने को कंट्रोल करता है। तो भाई ये होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के पास आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स है एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकता है। कैसे? कि अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए या स्वेलिंग हो जाए या ये बड़ा हो जाए अपेंडिक्स, तो ये कभी कभार फट जाता है और उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसको कई बार काट के निकालना पड़ जाता है, और ये ऐसा कोई फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा। मोस्टली लोग यही कहते हैं, मोस्टली साइंटिस्ट का ऐसा बिलीव करना है कि ये अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारी बॉडी में कुछ काम पहले करता होगा जब हम लोग ह्यूमन नहीं थे, पर जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ ये ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अपेंडिक्स इस टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं काफ़ी सारे साइंटिस्ट। एक्चुअल में क्या है अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अगर अपेंडिक्स को कट करके निकाल भी दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।